इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स आज हम ले रहे हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 10.19 a parallel beam of light of wave 500 nanometer falls on the normal slit and the resulting reflective pattern is observed on the screen 1 meter away। तो स्क्रीन का डिस्टेंस दिया 1 मीटर, वेवलेंथ दे दिया हमें 5 × 10⁻⁷ नैनो है और 500 है, तो हम उसे 10⁻⁹ होता है लेकिन 100 कम कर दिए तो यू आर लेफ्ट विद दिस। एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5। तो जो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है यानी एक्स की पोजीशन जो है वो आपको दे दी है, वो कितनी है 2.5 मिलीमीटर पे मिल रहा है। फ्रॉम द सेंट्रल स्क्रीन फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट, और हमें स्लिट की विड्थ निकालनी है। तो ए हमें फाइंड आउट करना है, ए कह लो या डी कह लो, स्लिट का हमें साइज़ फाइंड आउट करना है। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ डायग्राम से। सपोज़ ये स्लिट साइज़ था, ये डिस्टेंस होता है डी, स्क्रीन तक के डिस्टेंस को आप कैपिटल डी बोलते हो, और आपकी पोजीशन जो मिनिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से स्लिट का जो मिनिमा मिलता है, ये बोल रहा है ना, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा। तो जो फर्स्ट मिनिमा की जो पोजीशन होती है उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये पोजीशन, ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो मिनिमा की फर्स्ट पोजीशन जो है वो एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है, तो वो भी हमें दे रखी है। और इस पोजीशन को फॉर्मूला वाइज आप बोल सकते हो, ये तो हमें फाइंड करना था, तो फॉर्मूला वाइज हम इसे बोल सकते हैं डी लैम्डा बाय ए, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा के लिए बोला है तो हम सिर्फ डी लैम्डा बाय एन को हम 1 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब आप यहाँ पर आपको ए की बजाय यहाँ मैंने ए लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, तो इन सबको डी कर देते हैं, क्योंकि मैं फार्मूलाज में डी ही यूज़ कर रही हूँ, आप ए भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू। तो डी हो जाएगा डी लैम्डा बाय एक्स। सो आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करें, लैम्डा की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू, एक्स भी गिवन है, इन सब की वैल्यूज़ हमें पुट करनी है, एंड योर फाइनल आंसर यानी कि स्लिट साइज़ जो था वो आपका 0.2 मिलीमीटर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a low-lying aircraft passes overhead, we sometimes notice a slight shaking in the picture of our TV screen. Suggest the possible explanation. जब एक लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो है वो पास करता है कहीं भी आपके घर के ऊपर से या टीवी स्टेशन के आसपास से, तो होता है कि जो भी मेटेलिक बॉडी है एयरक्राफ्ट की, वो लाइट को वापस, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है और इंसिडेंट वेव्स, ये इंसिडेंट है और इधर से कुछ रिफ्लेक्ट हुई, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर जाती है, और इस वजह से आपको टीवी के सिग्नल्स में थोड़ा सा शेकिंग फील होता है। तो बेसिकली रीज़न क्या है कि जो लाइट रेडिएशन प्लेन से रिफ्लेक्ट हुई और जो इंसिडेंट हो रही हैं उनके बीच में एक इंटरफेरेंस हो जाएगा। सो एज यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द वेव डिस्प्लेसमेंट इज़ अ बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग intensity distribution in diffraction and interference pattern. What is the justification of the principle? So what it is asking that कि जो हम लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसमें हमने एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया था, वेव डिस्प्लेसमेंट को हमने कहा कि वो एक बेसिक प्रिंसिपल है टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। यानी जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं या इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो उसमें भी हम वो वेव डिस्प्लेसमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ऐसा क्या है, आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो हमने कहा था जब हमने y1 डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ली तो भी हमने a साइन ऑफ ओमेगा टी की टर्म्स में डिफाइन किया था, और जब आपने y2 लिया वेव, वो भी आपने किसी b एम्पलीट्यूड को लेकर एंड देन साइन ऑफ ओमेगा टी की टर्म्स में आपने डिफाइन किया। तो ऐसी दोनों पल्सेस को जब हमने ऐड किया जिसका डिफरेंट या फिर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस हो, कॉमन कांस्टेंट फेज डिफरेंस हम लेते थे साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ऐसी दो वेव्स को जब हमने सुपर इम्पोज कराया था, जो रिजल्टेंट हमें वेव मिली थी विच वाज y1 प्लस y2, वो भी आपकी साइनोसोइडल ही थी, यानी कि उसको भी आप यही रिप्रेजेंट कर रहे थे, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई रिप्रेजेंट कर रहे थे, थीटा रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इसी फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सुपर इम्पोज होने के बाद भी हमें साइनोसोइडल ही वेरिएशन दे रही हैं। तो ये इनिशियली भी साइनोसोइडल थी यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस थी, और बाद में भी जो इक्वेशन हमें मिली वो भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ही है। तो यही इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट बना हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का सुपर इम्पोजिशन, और वही आपका डिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल बना। तो इसी के साथ मैं एक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है ना वो भी एक मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन deriving the single slit diffraction pattern, it is stated that the intensity is 0 at the angle
n lambda by a. Justify this by suitably dividing the slit to bring out the cancellation. तो आप इसको सुटेबली डिवाइड कर दो स्लिट को, और आप ये बताओ कि ये n लैम्डा बाय a जो हमें फर्स्ट मिनिमा मिला था, इंटेंसिटी ज़ीरो मिल रही थी हमें यहाँ पे। इंटेंसिटी ज़ीरो का मतलब दैट यू आर गेटिंग द मिनिमा हेयर। और आपको पता है कि जब हम फर्स्ट केस के अंदर θ1 जो हम निकाल रहे थे उसके लिए कंडीशन यही थी, यही हमारी वैल्यू आ रही थी। सो θ1 अगर हम लिखते थे तो लिखते थे लैम्डा बाय a, लेकिन अगर nth के लिए निकालना थीटा nth तो आप n लैम्डा बाय a लिखते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि आप यही चीज़ प्रूव करो, लेकिन ये बताते हुए कि आपने स्लिट को अगर n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या डिवाइडिंग द स्लिट टू ब्रिंग आउट द कैंसिलेशन। तो आप स्लिट को डिवाइड कर रहे हो और आप ये बताओ कि हमें जो नेट रिजल्टेंट वहाँ मिला वो ज़ीरो हो गया, यानी कि वहाँ इंटेंसिटी आपको ज़ीरो मिली। तो अगर आप ये कह सकते हो कि भाई जब आपको यहाँ nth पोजीशन पे मिनिमा मिल रहा है तो एक तरीके से आप ये भी तो लिख सकते हैं कि लैम्डा बाय a बाय n, और इस a बाय n का मतलब हुआ कि आपने a स्लिट को n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यू कैन राइट a लैम्डा बाय a डैश। तो a डैश क्या हो गया, वो छोटा पार्ट स्लिट का जिससे आपको इंटेंसिटी मिलना चाहिए था। लेकिन अगर ये पूरा बड़ा स्लिट साइज़ था a और उससे आपको इंटेंसिटी वहाँ ज़ीरो मिल रही, तो अगर आप यहाँ पर इसके छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस भी कर रहे हो तो स्टिल यू आर गेटिंग थीटा n, आपका एंगल अभी भी वही आ रहा है। तो आप उसको n पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी यू विल गेट दी इंटेंसिटी ज़ीरो। तो यहाँ आप यह जस्टिफाई कर सकते हो कि इसके पार्ट में यहाँ कोई रेप्लिका रहा होगा, कोई वाइस वर्सा रहा होगा, जिन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एंड देन फाइनली विल गेट द मिनिमा एट द दिस पॉइंट। तो यहाँ पर हमें स्लिट डिवीजन के बाद भी आपको वहाँ पर मिनिमा मिला, यानी कि फॉर दी a बाय n ऑल्सो यू विल गेट द ज़ीरो इंटेंसिटी, यानी हर एक स्लिट भी आपको ज़ीरो ही इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दे रही है। सपोज स्क्रीन पे यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना था, तो यहाँ पे हर स्लिट का सेक्शन जो है वो आपको ज़ीरो इंटेंसिटी ही पहुँचा रहा है, जो कि आपको nth के लिए भी, मतलब अगर आपके पास बड़ा स्लिट साइज़ होता तो भी इंटेंसिटी ज़ीरो आ रही है, और अगर स्मॉल स्मॉल सेक्शंस होते तो भी ज़ीरो आ रही है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, हम देखेंगे अब सैम्पल पेपर के क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इफ़ S1 S2 माइनस S1 S, यानी कि सोर्स और स्लिट, S1 S2 मतलब सोर्स एंड स्लिट 2, एंड S1 S मीन्स सोर्स एंड स्लिट 1, इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस था वो दिया हुआ है लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 ऑलरेडी पाथ डिफरेंस है, S1 तक जो रेडिएशन पहुंच रही है, रे पहुंच रही है, और जो वेव पहुंच रही है S2 तक, उनके बीच में ऑलरेडी पाथ डिफरेंस है। लेकिन अब हमें पॉइंट P पर भी पाथ डिफरेंस चाहिए। जो S1 से पहुंचेगी वो जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन जो S2 से पहुंचेगी उसके अंदर कुछ पाथ डिफरेंस आएगा। वो पाथ डिफरेंस कितना होता है ये हमने पहले कैलकुलेट किया है। लेट अस से कि जो ये पाथ डिफरेंस था उसको हम छोड़ दें और सिर्फ इसी पाथ यानी कि S2P माइनस S1P को हम निकालें, तो ये पाथ डिफरेंस हम पहले निकाल चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, और इसको हम बोलते थे XD बाय कैपिटल D। ये डिस्टेंस आपका कहलाता था x, और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं फिगर को फिर से बना देती हूँ कि आपके पास स्लिट S1 यहाँ है, फिर बीच में आता था स्लिट S2 यहाँ पर है, और यहाँ से एक पॉइंट पर गए, यहाँ से गए, और ये अगर पॉइंट P है तो सेंटर से O से जो डिस्टेंस होता है वो x कहलाता है, और ये सोर्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D कहलाता है। तो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो इफ़ दिस इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन S1 और S2 के बीच में, लेकिन ऑलरेडी S2 के बीच में वहाँ पर पहले से ही एक पाथ डिफरेंस था, तो टोटल जो पाथ डिफरेंस आया, टोटल पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो लैम्डा बाय 4 प्लस दिस वन, तो वो आपके पास आ गया लैम्डा बाय 4 प्लस XD बाय कैपिटल ऑफ D। ये डेरिवेशन हमने पहले किया था जिससे हम फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो मिनिमा यहाँ बना उसका कंसेक्यूटिव का डिफरेंस लेकर हम फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस भी निकाल देते हैं, मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव से कंपेयर करने के बाद। यही काम हमें यहाँ करना है। तो पहला पार्ट जो पूछ रहा है वो यहाँ अब देखते हैं, स्टेट द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इस कंडीशन में जहाँ की ऑलरेडी एक पार्ट डिफरेंस चल रहा है और यहाँ S2 S1 यानी ये वाला पार्ट डिफरेंस भी था, तो फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या हो जाएंगी। फिर कहता है ऑब्टेन द फ्रिंज विड्थ, जैसे पहले हम करते थे फ्रिंज विड्थ निकालनी थी, अभी भी हमें सेम पैटर्न से फ्रिंज विड्थ निकालनी है, एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन भी हमें लोकेट करनी है। तो 3 पार्ट्स हमें करने हैं। पहला पार्ट करते हैं हम। पहले पार्ट में हमें क्या करना था, कंस्ट्रक्टिव, तो केस ले लेते हैं हम कंस्ट्रक्टिव का।
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होता है। कंस्ट्रक्टिव जो वैल्यूज़ मिलती हैं वहाँ पर टोटल पाथ डिफरेंस एन लेमडा होता है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है आपका एन लेमडा। एंड अब इसे ये भी टोटल पाथ डिफरेंस है, ये भी टोटल, तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं हम सो एज टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो लैम्डा प्लस 4 प्लस एक्स डी बाई कैपिटल ऑफ डी को हम एन लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं। तो लैम्डा लैम्डा वाली टर्म एक तरफ ले जाएं तो एक्स डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4। अब यहाँ पर भी हम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, तो लैम्डा बाई 1/4 एन इंटू एन माइनस 1/4 इंटू लैम्डा दैट विल गिव यू एक्स। यहाँ से सो दिस इज द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज, जहाँ पर n क्या चीज़ है, n है 0 1 2 एंड सो ऑन। तो n की वैल्यू भी हमने दे दी है। और आप ये कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज की आप यहाँ पे पोजीशन भी निकाल सकते हो, x निकालनी हो यानी पोजीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज क्या होनी चाहिए, तो वो हम निकाल सकते हैं n माइनस 1/4 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो ये पोजीशन निकल गई nth कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज की। तो ये हम ऐसे सेम ऐसे ही हम डिस्ट्रक्टिव के लिए भी कंडीशन देखते हैं। नाउ द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, पाथ डिफरेंस उस केस में हो जाता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2। सो हमें यही कंपेयर करना है अब की बार लैम्डा बाई 4, यानी जो हम पहले कंपैरिजन कर रहे थे जैसे हमने पिछले केस में किया। दिखा देती हूँ मैं एक बार। पिछले केस में हमने इसको एन लैम्डा से कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पाथ डिफरेंस से कंपेयर किया था, अब हम वही चीज़ डिस्ट्रक्टिव के पाथ डिफरेंस से कंपेयर करेंगे। तो आपके पास आ जाना चाहिए लैम्डा बाई 4 प्लस एक्स डी बाई कैपिटल ऑफ डी इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। सो अब यहाँ पे भी मुझे लैम्डा बाई 2 को इधर लेके आना है, तो एक्स डी बाई कैपिटल ऑफ डी ऑन दिस साइड एंड दिस इज़ 2n + 2n के साथ भी हम लैम्डा बाई, कोई बात नहीं, वो हमें इक्वल कॉमन करके लेके जाना है, लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4 विच यू मे राइट एज 2n - 1 + 1, सॉरी ये 2n + 1, उसमें से आप -½ कर दें और लैम्डा बाई 2 को कॉमन निकाल लिया। तो अगर इसे आप फर्दर सॉल्व करते हो यू विल कम अप विद एन आंसर लैम्डा बाई 4। मैं इसको या तो सिंपली यहाँ मैं लिख देती हूँ लैम्डा बाई 2, तो एज इट इज़ आ जाएगा और ये अंदर बच जाता है 2n + ½ सो दिस विल बी द आंसर। रीड्रॉ कर राइट करूँ तो अगर आपके पास 2n है तो 2n विल रिमेन एज इट इज़, 1 में से हाफ गया तो +½ बचता है, तो मैंने वहाँ लिख दिया था वैसे तो लैम्डा बाई 2 यू मे राइट। और ये एक्सप्रेशन कब है, यहाँ पर n क्या चीज़ है, n है आपके पास 0 1 2 एंड सो ऑन। रिमेंबर अगर आप n को 0 1 2 3 लें तो यहाँ प्लस साइन आता है, लेकिन अगर आप n को 1 2 3 लेते हैं तो फिर ये एक्सप्रेशन आपको ये यहाँ पर 2n + 1 नहीं लेना होगा, तब आपको लेना होता है 2n - 1। तो अगर आप -1 ले रहे हो तो n होगा 1 2 3, और अगर आप +1 ले रहे हो तो फिर आप 0 1 2 3। अब मैंने कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं तो हमेशा ही 0 ही लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 होगा। नहीं तो आपको पार्ट याद रखना पड़ता है कि एक पार्ट में हम प्लस ले रहे हैं, एक 0 नहीं ले रहे हैं और दूसरे पार्ट में हम ले रहे हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सो अब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन आ चुकी है। नाउ वी फाइंड आउट फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, बीटा। बीटा को क्या बोलते हैं हम, xn + 1 में से हम xn को माइनस कर दें। वो आप कोई भी केस ले सकते हो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का, जैसे मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन निकाल चुकी थी तो मैं लिख देती हूँ n + 1 - 1/4 n लैम्डा डी बाई डी। तो मैंने जो पोजीशन था वो निकाल लिया था, उसमें से आप n - 1/4 और लैम्डा डी बाई डी सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या है कंडीशन, मेरे को मैं दिखा देती हूँ। ये कंडीशन हमने निकाली थी, पोजीशन ऑफ द nth फ्रिंज हमने निकाल दी थी कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज की, वो हमने पोजीशन निकाल दी थी। और उसमें एक केस ले लेंगे n + 1 का और एक ले लेंगे n का। वो केस लेकर जब आप सॉल्व करोगे जैसे हम पहले कर रहे थे, तो फिर आपका सेम फ्रिंज विड्थ वही आता है, यानी कि लैम्डा डी बाई डी ही आंसर आपको मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन में बोला है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है लोकेट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन हमें बतानी है। तो सेंट्रल मैक्सिमा कब होता है, जब n आपका 0 हो जाए। तो आपको इस इक्वेशन के अंदर यहाँ
ये मैक्सिमा है ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी, ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी। कंस्ट्रक्टिव का मैक्सिमा आपको इस पोजीशन पे मिलेगा, लेकिन कौन सा चाहिए हमें, सेंट्रल वाला चाहिए। अगर सेंट्रल वाला चाहिए तो एक्स को क्या पुट कर दें, एन को क्या पुट कर दें, 0। तो यहाँ एन को हम 0 पुट करते हैं और कंडीशन आ जाएगी एक्स सेंट्रल वाले के लिए, वो आ जाता है माइनस लेमडा डी बाई 4 ऑफ डी। यानी कि जो एन वाला पार्ट था वो तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट जो था एक बार देख लेते हैं फिर भी इसको, ये एन 0 हो गया, आपके पास बचा लेमडा डी बाई 4 ऑफ डी, और वो भी माइनस में। तो यही मैंने लिखा है माइनस लेमडा डी बाई 4 ऑफ डी। ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। सो हेयर द क्वेश्चन इज़ ओवर एंड आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ड्यूअल नेचर, क्योंकि इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जो पहले एडिशन होता था सीबीएसई में, वो अब चेंज हो गया है और काफ़ी सिलेबस कट गया है। तो वो हम आगे अगर ऐड होता है तो चैप्टर वो कभी हम फिर वीडियो डालेंगे, लेकिन इस ईयर के लिए इतना ही काफ़ी है।